नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा IAS में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास को और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अध्याय 13 को समूचे वीडियो को समाप्त कर चुके हैं। आज से हम लोग अध्याय 14 के भाग 1 को देखेंगे, जिसमें हम लोग खासकर गुप्त वंश के बारे में जानने वाले हैं। गुप्त वंश के किन किन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले गुप्तों के इतिहास के साधन के बारे में जानेंगे कि वे कौन कौन से साधन हैं जिसकी सहायता से गुप्त वंश के जानकारी मिलती है, यानी गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुप्तों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी इनकी उत्पत्ति को लेकर के विद्वान क्या क्या कहते हैं, इतिहासकारों में क्या राय है, इस बारे में बात करेंगे कि ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, किस कुल से संबंध रखते थे, इसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके मूल निवास स्थान कहाँ है, यानी रहने वाले कहाँ के थे। और इनका तो विस्तार तो ये देख लीजिए, इनका विस्तार है, ये गुप्त साम्राज्य का अपने देख सकते हैं, गुप्ता एम्पायर है ये। इनका फैलाव कुछ इस तरीके से था। और उसके बाद हम लोग प्रारंभिक इतिहास को देखेंगे, गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में। और उसके बाद हम लोग बाकी की चीज़ों को आगे हम लोग सीरीज वाइज एक एक करके वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले गुप्त इतिहास के साधन को देख लेते हैं कि उनके बारे में हमें किन चीज़ों से जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, गुप्तों के इतिहास की जानकारी के हमें दो साक्ष्य प्राप्त हैं, दो साक्ष्य मौजूद हैं। एक तो साहित्यिक साक्ष्य, यानी हमको उस समय के किताबों द्वारा जानकारी मिलता है, जो भी रचनाएं किए गए हैं, उस समय के नाटक है, किताब है, ग्रंथ हैं, जो भी मिलते हैं उससे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य में देख लिया जाएगा किस किस चीज़ से हमें जानकारी मिलती है। तो पुराणों से फ्रेंड्स जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण हो, वायु पुराण हो या ब्रह्मांड पुराण हो, इससे हमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम यह नाटक है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है जिसका रचनाकार है विशाखा दत्त, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमें गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद कालिदास की रचनाएं हैं, बहुत सारी रचना कालिदास की हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविक अग्निमित्रम, रघुवंशम, ये सारी रचनाएं हैं, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शूद्रकृत मृच्छकटिक या मृच्छकटिकम भी एक पुस्तक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, शूद्रक उसके रचयिता हैं, उससे भी हमें प्राप्त होती है गुप्तों के इतिहास के बारे में जानकारी। उसके अलावा वात्स्यायन का कामसूत्र जो बुक है फ्रेंड्स, किताब जो है, ग्रंथ है, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद फायान का विवरण, फायान के साथ साथ ह्वेनसांग का विवरण भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीनी यात्री थे, यानी चीन के रहने वाले थे, उनके विवरणों में भी देखने को मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, इसे मैंने बताया, आप लोग नहीं जानते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य वैसे साक्ष्य होते हैं जिनसे हमें प्राचीन काल के बारे में चीज़ें मिलती है। ये सारे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ये सारी चीज़ें आती है उसी के अंतर्गत। तो अभिलेख क्या होता है ये जान लीजिए। तो प्राचीन राजाओं द्वारा शिलालेखों पर, पत्थरों पर, गुफाओं पर, मंदिरों की दीवारों पर लेख लिखवाया जाता था, उसी को अभिलेख कहते हैं। यानी पुराने लेख, जो भी प्राचीन लेख, उस अभिलेख के नाम से जाना जाता है। सिक्कों के बारे में जानते हैं कि सिक्कों की ढलाई लोग करवाते थे, जितने भी राजा थे वो लोग सिक्के के आप लोग आर्थिक क्रियान्वयन में, लेन देन में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। इसके अलावा स्मारक, किसी की याद में कोई चीज़ें बनाई जाती है, उसको स्मारक के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता हो गया होगा। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साहित्यिक साक्ष्य में सबसे पहले हम लोग अपने देशी यानी भारतीय ग्रंथ है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद विदेशी ग्रंथ के बारे में बात करेंगे कि गुप्तों की जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले पुराण मैंने बताया ही था, पुराण में विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, जिनसे कि गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम जो है, इसमें रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय का विवरण मिलता है, जो गुप्त वंश के राजा हैं। कालिदास की रचनाओं से गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। और शूद्रकृत मृच्छकटिक से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगर जीवन का विवरण मिलता है। वात्स्यायन के कामसूत्र से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था व नगर जीवन का विवरण मिलता है। इतना चीज़ें आप लोगों को कुछ समझना नहीं है, इसमें समझना नहीं है कोई भी चीज़, आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं कुछ। उसके अलावा फायान का जो है यह मध्य देश का वर्णन है। मध्य देश आप लोग देख सकते हैं, कहाँ पर मध्य प्रदेश जो पड़ता है, उस इलाके को मध्य देश के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो फायान के विवरण में मध्य देश का वर्णन है। मध्य देश मैंने बता ही दिया कि फायान कब आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, और ह्वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो दोनों के विवरणों में गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए पुरातात्विक साक्ष्य में सबसे पहले अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं कि अभिलेखों से कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, किन के अभिलेख हैं, किस किस गुप्त राजाओं के अभिलेख हैं। सबसे पहले समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है फ्रेंड्स,
उसमें समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक व उसका दिग्विजय यानी कहाँ कहाँ वह विजय प्राप्त किया था और उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। ये इस अभिलेख से, इसके अभिलेख से ये सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहालेख है, उसके बारे में इसके दिग्विजय की सूचना मिलती है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय की सूचना मिलती है उसके उदयगिरी गुहालेख के अनुसार। कुमारगुप्त प्रथम का जो लेख है इसमें संपूर्ण बंगाल पर गुप्तों का अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। स्कंदगुप्त के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है जो फ्रेंड्स, उसमें हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है, यानी भारत में जो हूण आक्रमण किए थे इसके बारे में जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्के तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे इतिहास पुरातात्विक साक्ष्यों में सिक्कों का अहम योगदान है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होनी चाहिए। गुप्त राजाओं के सिक्के स्वर्ण, रजत व तांबे के होते थे। स्वर्ण का मतलब सोना, रजत का मतलब चांदी और तांबा आप लोग समझते हैं। स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में, और रजत सिक्कों को रूपक यानी चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, और ताम्र सिक्कों को मासक कहा जाता था। यह याद रखिएगा, पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं स्मारक के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्मारकों में फ्रेंड्स अनेक मंदिर, स्तंभ, मूर्तियां एवं चैत्य गृह यानी गुहा मंदिर मिले हैं, जिनसे तत्कालीन कला व स्थापत्य की जानकारी मिलती है। यानी उस समय के जो भी कला था, उस समय के स्थापत्य था, यानी आर्किटेक्चरल स्थापत्य ही बोलते हैं, किसी भी भवनों का निर्माण कराना, इमारत का निर्माण कराना, उसी को स्थापत्य के नाम से जाना जाता है। आर्किटेक्चर आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसके कला के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध, शिव, विष्णु की मूर्ति भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि गुप्त राजा जो भी थे वो काफ़ी सहिष्णुता रखते थे। सभी देवताओं को, इन देवताओं का मिलना, उनकी मूर्तियों का मिलना पता चलता है कि वे सहिष्णु थे, यानी सभी धर्मों के लोगों को उस समय के जो भी अलग अलग जो भी मान्यताएं थी, अलग अलग रास्ते थे, उन सबों को मान कर चलते थे। यानी बुद्ध का अलग रास्ता था, शिव का अलग रास्ता था, वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग थे, शैव संप्रदाय के लोग अलग थे, और बुद्ध तो बिल्कुल अलग थे। ये चीज़ें आप सभी को पता होगा। इसके अलावा बाघ तथा अजंता की गुफाओं के चित्र से मिला है। बाघ एक जगह है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में पड़ता है और ग्वालियर में पड़ता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाघ एक गुफा का नाम है, वहाँ पर चित्र उकेरा गया है। वह चित्र, जो भी चित्र का निर्माण किया गया है वो सारी गुप्तकालीन है। अब आइए गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में जान लिया जाए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने नोट लिखा है फ्रेंड्स की उत्पत्ति के बारे में अभिलेख है जो है मौन है। साहित्य में कुछ जानने को मिलता है, जो भी साहित्य उस समय को रचे गए हैं उस साहित्य तो कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान जो हैं फ्रेंड्स वो एकमत नहीं है कि वो किस उनका जड़ कहाँ है, यानी उनकी उत्पत्ति कहाँ है। कोई शूद्र कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग राय देते हैं, इसके बीच में तर्क भी देते हैं। इसको अगर आप लोग डिटेल में और पूरा डिस्क्रिप्टिव आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं ऑप्शनल हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा फ्रेंड तो इसको और डिटेल करूंगा। तो अभी तो ऑप्शनल पढ़ नहीं रहे हैं हम लोग, हिस्ट्री को प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शनल को नहीं ध्यान में रख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो शूद्र बताते हैं, काशी प्रसाद जायसवाल एक हिस्टोरियन है फ्रेंड्स, एक इतिहासकार है, वो बताते हैं कि गुप्त जो थे वो शूद्र थे। कैसे बताते हैं? तो यह कहते हैं कि जितने भी अभिलेख मिले हैं ये आपको गुप्तों के बारे में, उनमें कहीं पर भी उनके उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया गया, उनके जड़ों के बारे में नहीं बताया गया। ये अनुमान ये लगाए हैं कि अगर वो शायद शूद्र थे इसीलिए अपने बारे में शिकायत के डर से नहीं लिखवाए होंगे, अपने आप को नीच नहीं दिखाने के चलते, नीचा नहीं दिखाने के चलते नहीं लिखवाए होंगे। लेकिन अन्य इतिहासकार भी हैं, वो अलग अलग राय रखते हैं, अपने तर्क भी रखते हैं। कुछ इतिहासकार वैश्य बताते हैं, जिसमें कि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, एलन आदि विद्वान हैं। इसके अलावा जो क्षत्रिय बताते हैं उसमें रमेश चंद्र मजुमदार, सुधाकर चट्टोपाध्याय, गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा, ये लोग क्षत्रिय बताते हैं। किनको? तो गुप्तों को। इसके अलावा ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण भी बताते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तों का मूल निवास स्थान देख लिया जाए तो इस पर भी मतभेद है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात रखते हैं। कुछ लोग बंगाल को मानते हैं, कुछ लोग मगध को कहते हैं यानी पाटलिपुत्र वाले इलाका को, कुछ लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश को कहते हैं। जो बंगाल को कहते हैं उसमें इतिहासकार हैं एलन, गांगुली तथा रमेश चंद्र मजुमदार। मगध को जो मानते हैं वह पुराणों में भी मगध का उल्लेख है, पर ध्यान रखिएगा पुराण में लिखा गया है कि मगध ही उनका निवास स्थान था। और विंटरनिथ जैसे विद्वान हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य विद्वान हैं वो भी बताते हैं। आइए बात करें तो गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास के बारे में।
तो फ्रेंड्स गुप्त राजवंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। उसका आप लोग देख सकते हैं शासनकाल कब से कब तक था, यानी 240 से लेकर 280 ईस्वी तक ये राज किया था। उसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच आता है जो इसका उत्तराधिकारी था, जो 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।